ओके बेटा, हम लोग पहुंचे थे इंडिपेंडेंट ब्रांच में, क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें ट्रायल बैलेंस की सारी अमाउंट्स का मैंने एक एक इफेक्ट बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। सिर्फ ये 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाकी था हमारा। तो ये जो 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी था 71250, ब्रैकेट को 2 मिनट के लिए रीड नहीं करते हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो 2 मिनट के बाद रीड करेंगे। पहले 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 71250, इसका सीधा सीधा सिंपल एक इफेक्ट होगा। एक इफेक्ट होगा हमारा इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 71250। अभी तक ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है वो मैंने रीड नहीं किया है। सिंपल ट्रायल बैलेंस की अमाउंट का एक इफेक्ट, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 71250, ये हमारे ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट हो गया। आगे आगे अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है फेस वैल्यू इज 75,000, फिर लिखा है परचेज्ड ऑन 110/2009। 75,000 फेस वैल्यू है और इनको हमने परचेज किया था 110/2009 पे। इसका क्या मतलब हुआ? तो पहली बात, ये जो फेस वैल्यू 75,000 है ये हमको काम आएगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। ये 10% इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू पे निकालते हैं। दूसरी बात, ये जो परचेज की डेट है 110/2009, ये हमको महीने, मंथ्स, पीरियड काउंट करने में काम आएगा। तो मैं धीरे धीरे समझाता हूं क्या चीज कहां पे आएगी। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसमें क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेशन लिखता हूं। पहली बात, कोई भी इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। फेस वैल्यू 75,000 है। 75,000 का कोई इफेक्ट नहीं करना है। 75,000 कहीं पे डेबिट क्रेडिट में लिखना नहीं है, लेकिन ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में काम आएगा। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 6/12, जो क्वेश्चन में डेट दी हुई थी 110/2009। तो 110/2009 को हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, तो 110/2009 से 31/3/2010 तक, जब तक हमारा अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है, तो ये 6 मंथ्स का गैप है, इसलिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये फेस वैल्यू, ये 10% ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और ये 6 मंथ्स मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट होगा। इतना इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमारा एसेट है, तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा। तो मैं कैलकुलेशन बता देता हूं आपको। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो ये इंटरेस्ट आएगा 3750। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12, तो ये आएगा 3750। इतना इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हुआ क्रेडिट, पीएनएल में हुआ क्रेडिट, तो बैलेंस शीट में होगा डेबिट। बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट साइड। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे मैं लिखूंगा 3750 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 3750। इतना इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है। चलो आगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। 3750 हिडन एडजस्टमेंट था 3750, उसके मैंने 2 इफेक्ट्स कर दिए। आगे अब एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में लिखा हुआ है द क्लोथिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000। ये एडजस्टमेंट आप लोगों ने किया है 11th स्टैंडर्ड से लेकर। क्लोथिंग स्टॉक 45,000, तो क्लोथिंग स्टॉक जो 45,000 दिया हुआ है, इसके 2 इफेक्ट होंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोथिंग स्टॉक 45,000। तो एक इफेक्ट हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में डेबिट। अब बैलेंस शीट में डेबिट मतलब एसेट, तो बैलेंस शीट में मैं एसेट साइड पे लिखूंगा 45,000 क्लोथिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में एसेट साइड, एक ट्रेडिंग अकाउंट में हो गया क्रेडिट साइड और एक बैलेंस शीट में हो गया एसेट साइड 45,000। आगे
और क्या लिखा हुआ है, अभी आ गए हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 4 जो गुड्स इन ट्रांजिट है, रेमिटेंस इन ट्रांजिट है और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है। ये जो मैंने थियरी वाले पेजेस में लिखने के लिए बोली थी सारी बातें। सेकंड पॉइंट, ऑन 25 March 2010 head office sent goods worth rupees 7500 to the branch which were received by the branch on 2nd April 2010। ब्रांच को ये गुड्स 2 अप्रैल 2010 को रिसीव हुए। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल पे अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता है, तो अगर ब्रांच वाले को ये 2 अप्रैल पे मिले, मतलब अप टिल 31 मार्च, अप टू द एंड ऑफ द ईयर नहीं मिले, इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट। मतलब हेड ऑफिस वाले ने 7500 के गुड्स भेजे हैं, लेकिन अभी तक ये ब्रांच को मिले नहीं है। तो मैं अच्छी तरीके से वर्किंग नोट्स के साथ बता दूं, ये एंट्री एक्चुअली वर्किंग नोट्स में मैं पहले से ही लिख चुका हूं। इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, और ये थियरी वाले पेजेस में भी मैं समझा चुका हूं। गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस वाला करता है। हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। जो भेजेगा वो एंट्री करेगा। तो गुड्स कौन बेचता है, हेड ऑफिस वाला। तो हेड ऑफिस वाला एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच की बुक्स में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच नो एंट्री, क्योंकि ब्रांच वाले को पता ही नहीं है कि ऐसे कोई गुड्स रास्ते में है। अप टू 31 मार्च ब्रांच वाले को पता नहीं है। तो ये एंट्री गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स में होती है, ब्रांच की बुक्स में नो एंट्री। अब दिमाग लगाओ, पहले यहां से शुरू करते हैं। ब्रांच की बुक्स में नो एंट्री, तो ये जो 4 अकाउंट हम लोगों ने बनाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 4 इन द बुक्स ऑफ ब्रांच है। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब किसकी बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में। तो ब्रांच वाला क्या करेगा, नो एंट्री। ओके, और आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री जो की हुई है गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये एंट्री की हुई है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ये एंट्री की हुई है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, मतलब ये एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में लिखनी है। तो ब्रांच की बुक्स में नो एंट्री, तो ट्रेडिंग में, पीएनएल में, हेड ऑफिस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, वहां पे नो एंट्री। और एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया है, ये वाला ब्रांच अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमने एक ही अकाउंट बनाया है, ब्रांच अकाउंट। इस ब्रांच अकाउंट में ये वाला 7500, ये वाला 7500 इस ब्रांच अकाउंट में यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको, बाय गुड्स इन ट्रांजिट, इसको लिखेंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट 7500। ये एंट्री किसने किया, हेड ऑफिस ने किया। किसकी बुक्स में एंट्री करनी है, हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री क्या होगी, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट हमको नहीं बनाना है। डेबिट कहां पे होगा, गुड्स इन ट्रांजिट में, वो अकाउंट हमको नहीं बनाना है। क्रेडिट कहां पे होगा, ब्रांच अकाउंट में, वो मैंने कर दिया। ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 7500, ये ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड 7500। ये एंट्री किसकी बुक्स में करनी है, हेड ऑफिस की बुक्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इसका इतना ही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ऑन 29 March 2010 द ब्रांच सेंट कैश ऑफ रुपीज 5000 टू हेड ऑफिस। सॉरी, मेरे हिसाब से 15,000 है। मेरे हिसाब से ये 15,000 है, प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है। हाँ, 15,000 है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 29 March 2010 द ब्रांच सेंट कैश ऑफ रुपीज 15,000
to the head office which was not received by the head office till 31 March. मतलब ब्रांच वाले ने 15,000 रुपीज कैश भेजा, ये रहा कैश, जो कि हेड ऑफिस को अप टू 31 मार्च मिला नहीं है 15,000. इस 15,000 को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस इन ट्रांजिट. अब रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री कौन करता है? ब्रांच वाला करता है. अब मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा. पहले ये वर्किंग नोट्स बनाना आप लोग भी एग्जाम में. अब सेकंड पॉइंट, ये एडजस्टमेंट नंबर एक्चुअली 3 है, रेमिटेंस इन ट्रांजिट. और ये गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट नंबर 2 था. अब रेमिटेंस इन ट्रांजिट है 15,000. 15,000 की एंट्री कौन करेगा? ब्रांच वाला करेगा. ब्रांच वाला एंट्री क्या करेगा? रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट 15,000 टू हेड ऑफिस अकाउंट 15,000. ये एंट्री कौन करेगा? ब्रांच वाला करेगा. हेड ऑफिस वाला क्या करेगा? नो एंट्री. हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि हेड ऑफिस को पता ही नहीं है कि ब्रांच वाले ने ऐसे कोई कैश भेजा है. हेड ऑफिस वाले को कुछ पता ही नहीं है, तो हेड ऑफिस वाला करेगा नो एंट्री. ब्रांच वाला एंट्री करेगा रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस 15,000. अब इसके जो दो इफेक्ट्स करने हैं वो करने हैं इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. बहुत धीरे धीरे ध्यान से समझना. इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, तो ये ब्रांच की बुक्स है, ये लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ये आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड. बैलेंस शीट में एसेट साइड 15,000. क्या लिखेंगे इसको? रेमिटेंस इन ट्रांजिट. ये ब्रांच वाले के लिए एक टेम्पररी करंट एसेट है, तो ब्रांच वाला इस 15,000 को एसेट साइड पे डेबिट करेगा. रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट हो गया टू हेड ऑफिस अकाउंट. तो ऊपर जो हम लोगों ने हेड ऑफिस अकाउंट बनाया है, इसमें ये 15,000 क्रेडिट हो जाएगा. क्या लिखेंगे? बाय रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट, बाय रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट 15,000. ये एंट्री किसकी बुक्स में की? हमने ब्रांच की बुक्स में एंट्री की. तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट डेबिट हुआ एसेट साइड पे और क्रेडिट हुआ हेड ऑफिस अकाउंट में. हो गया. और ये जो साइड में एक अकाउंट हमने ये बनाया, ये वाला, ये अकाउंट बनाया हुआ है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस रेमिटेंस की एंट्री क्या थी? नो एंट्री. मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, रेमिटेंस की एंट्री नहीं करनी है. ठीक है. हेड ऑफिस की बुक्स में कुछ भी नहीं. ये रहा. तो रेमिटेंस इन ट्रांजिट की एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में नो एंट्री. ब्रांच की बुक्स में रेमिटेंस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस. ये रेमिटेंस इन ट्रांजिट कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा. रेमिटेंस इन ट्रांजिट ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा. डन. आगे बढ़ते हैं. एक और एडजस्टमेंट है, फोर्थ, लास्ट एडजस्टमेंट फोर्थ. उसके बाद बैलेंसिंग में भी एक दो न्यू पॉइंट्स हैं. ऑन 1/10/2009, ये डेट याद रखना, 1 अक्टूबर. ऑन 1/10/2009 हेड ऑफिस हैज सेंट फर्नीचर वर्थ रुपीज 45,000 टू द ब्रांच. हेड ऑफिस ने 45,000 का फर्नीचर ब्रांच को भेजा. द अकाउंट ऑफ विच इज मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. Depreciation is to be provided at 10% on the same. तो 45,000 multiply by 10/100 multiply by 6/12. 6/12 क्यों? क्योंकि 1/10 जो होता है ना बेटा, 1 अक्टूबर, ये एग्जैक्टली हमारे फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर की मिड वैल्यू होती है 1/10. 1/10 के पहले भी और 1/10 के बाद भी 6 मंथ्स ही होते हैं. तो हमको चाहिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक. तो 1 अक्टूबर 2009 से लेकर 31 मार्च 2010 तक 6 महीने होते हैं. तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे. 45,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12. तो ये पहले मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन बता देता हूं आपको. वर्किंग नोट्स में जाएंगे. ये डेप्रिसिएशन की एंट्रीज लिखी हुई है.
यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, ये आएगा 45,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा। 45,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 2250 रुपीज। इसकी जर्नल एंट्री दोनों की बुक्स में होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में भी होगी और ब्रांच की बुक्स में भी होगी। 2250 हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और ब्रांच की बुक्स में होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन की एंट्री दोनों की बुक्स में होगी, हेड ऑफिस की बुक्स में भी और ब्रांच की बुक्स में भी 2250। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने थियरी वाले लेक्चर्स में बता दिया है ये एंट्री का। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेप्रिसिएशन मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन खर्चा किसका है, तो डेप्रिसिएशन खर्चा ब्रांच वाले का है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसके लिए है, ब्रांच के लिए एक्सपेंस है। तो ब्रांच वाला लिखेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ब्रांच के लिए एक्सपेंस है। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ, फर्नीचर अकाउंट इज मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कौन करेगा, हेड ऑफिस वाला करेगा। तो अगर आप ये देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो ये वही एंट्री है जो हमारे 11th स्टैंडर्ड में होती थी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई तो फर्नीचर क्रेडिट होगा। तो एंट्री वही है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, लेकिन डेप्रिसिएशन डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ ब्रांच और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अब दोनों लोग ऑपोजिट साइड पे एक दूसरे का नाम लिखेंगे। ब्रांच वाला लिखेगा क्रेडिट में हेड ऑफिस का नाम, और हेड ऑफिस वाला लिखेगा डेबिट में ब्रांच का नाम। तो ये एंट्री दोनों की बुक्स में करनी है। पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। इन द बुक्स ऑफ ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा पीएनएल में टू हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का हमने अलग से अकाउंट बनाया हुआ है। चलो मैं लिख के बता दूं, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये इन द बुक्स ऑफ ब्रांच मैं ऊपर दिखा देता हूं, ये रहा, ये लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो इन द बुक्स ऑफ ब्रांच डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, ये पीएनएल में डेबिट होगा 2250 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो ये पीएनएल में डेबिट होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2250 टू हेड ऑफिस। तो हमने हेड ऑफिस का भी अकाउंट बनाया हुआ है, ये रहा हेड ऑफिस अकाउंट। तो हेड ऑफिस अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट 2250, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। तो पीएनएल में हो गया डेबिट और हेड ऑफिस अकाउंट में हो गया क्रेडिट 2250। दो इफेक्ट हो गए, ये इन द बुक्स ऑफ ब्रांच हो गया। अभी इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये वाला पार्ट जो था इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट बाकी है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट डेबिट 2250, ब्रांच अकाउंट डेबिट 2250 टू फर्नीचर अकाउंट 2250, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2250।
तो डेबिट होगा ब्रांच में, क्रेडिट होगा फर्नीचर अकाउंट में, लेकिन फर्नीचर अकाउंट हमने बनाया नहीं है, वो बनाना भी नहीं है। तो ब्रांच में डेबिट और फर्नीचर में क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट हमने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे हमारी चारों एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो गई। अभी हम बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग बहुत इजी होती है, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड से लेकर फाइनल अकाउंट्स किया ही है, फाइनल अकाउंट्स को टैली किया ही है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल होता है 3 लाख रुपीस। ये 3 लाख रुपीस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल आ गया। मतलब इसमें ऑब्वियसली दो ही अमाउंट है, 2,55,000 और 45,000, तो टोटल हो गया 3 लाख। ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल। अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट का टोटल 253,500। ठीक है, ध्यान रखना कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में ना रह जाए, वो चेक करते रहना। अब ये जो क्रेडिट का टोटल है 3 लाख, उसमें से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे 253,500, तो डिफरेंस आएगा हमारा 46,500। ये हुआ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको मालूम है मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, मतलब डिफरेंस दोनों साइड पे, आपको दोनों साइड पे टोटल 3 लाख ही लिखना है। ठीक है, डिफरेंस आया 46,500, यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट 46,500। सेम जैसे फाइनल अकाउंट टैली करते हो वैसे ही 46,500। इसको हम लोग लिखेंगे पीएनएल में क्रेडिट साइड पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 46,500। अब पीएनएल का टोटल करेंगे, तो पीएनएल का टोटल पहले क्रेडिट साइड, एक अमाउंट, दूसरी अमाउंट, तीसरी अमाउंट, ये 3 अमाउंट का टोटल है 54,000। ये पीएनएल का क्रेडिट का टोटल आ गया 54,000। अब पीएनएल का डेबिट का टोटल है 21,750। क्रेडिट में है 54,000 और डेबिट में है 21,750। अब डिफरेंस, तो 54,000 माइनस 21,750, 54,000 माइनस 21,750, तो डिफरेंस आ गया 32250। ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग 11th में भी कैपिटल में ऐड करते थे, नेट प्रॉफिट को, अभी भी हम वही करेंगे। 32250 यहाँ पे हुआ डेबिट, तो यहाँ पे हुआ डेबिट, तो हेड ऑफिस अकाउंट में होगा क्रेडिट 32250। हेड ऑफिस अकाउंट इज जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, मतलब ब्रांच वाले को जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ, ब्रांच वाले को जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ, वो नेट प्रॉफिट ब्रांच वाले ने हेड ऑफिस के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट मतलब ऐड कर दिया, मतलब हेड ऑफिस को दे दिया जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ बाय नेट प्रॉफिट 32250। अब हेड ऑफिस अकाउंट को टैली करेंगे, सिंपल है। हेड ऑफिस अकाउंट का पहले क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो ये आ रहा है 1,62,000। अब ये 1,62,000 हेड ऑफिस का क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल हो गया 0, तो डिफरेंस आएगा, ऑब्वियसली डिफरेंस आएगा 1,62,000। अब ये 1,62,000 को हम लोग बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड क्वेश्चन मार्क, मतलब ये डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया 1,62,000। यहाँ पे हुआ डेबिट 1,62,000, तो लायबिलिटी में होगा क्रेडिट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में होगा क्रेडिट 1,62,000। हेड ऑफिस अकाउंट, हेड ऑफिस अकाउंट सेम एज कैपिटल अकाउंट। बेटा ये वीडियो लेक्चर आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, तो जो 2-5 मिनट का काम बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा। अब बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड पे टैली होना चाहिए, तो ये बैलेंस शीट का टोटल है, क्रेडिट साइड का 20,475